अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज में मोहम्मद मालिक। एक बार फिर पूरे मुल्क में आज आग लगी हुई है और बात शुरू हुई है सुप्रीम कोर्ट में ऑब्जर्वेशन से। अब चीफ जस्टिस साहब ने ये इंडिकेट किया, नजर ये आ रहा है कि जब बादियो नजर के जो ट्रायल कोर्ट का फैसला है हमायूं दिलावर साहब का, वो शायद सुप्रीम कोर्ट में ठहर ना पाए। अगर चीफ जस्टिस उमर फ़याज़ बंदियाल साहब ने कहा है कि हम पहले हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी यही मामला चैलेंज हुआ है, कल उसकी हेयरिंग भी है, तो कल तक उन्होंने अपनी हेयरिंग मौखर कर दी कि हम देख लेते हैं कि वहां क्या होता है। लेकिन उन्हें दो तीन कमेंट्स, जैसे उन्होंने कहा कि लगता यह है कि बड़ी तेजी से फैसला किया गया, मुलजम को सुना नहीं गया, बादियो नजर में उन्होंने अपना माइंड दे दिया है। और जस्टिस इवन मंदोखेल साहब ने भी जो बातें की, जिसको समझे लोग रहे थे कि 2-1 टाइप ये बेंच बना हुआ है, वो भी इंडिकेट कर रहा है कि शायद रिलीफ रास्ते में मिल जाएगी। बट टू बी फेयर, और जो थे एमिनेंट लॉयर्स, वो पहले ही कहते हैं कि जिस मुकदमे में 3 साल तक सजा हो, कम हो, तो उसमें हाई कोर्ट्स वाला रिलीफ दे ही देती हैं। लेकिन ये हाई प्रोफाइल केस है। बट एट द सेम टाइम जो पीटीआई के लॉयर्स हैं, उन्होंने भरपूर प्रेशर डाला हुआ है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक पे। आज खोसा साहब ने एक और मूव कर दी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें मुतालबा ये भी किया जा रहा है कि तमाम केसेस पीटीआई चेयरमैन के, पीटीआई के, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लेके या पेशावर हाई कोर्ट को दे दें या लाहौर हाई कोर्ट को दे दें। बहुत से लोग इसको इस एंगल से देख रहे हैं कि भरपूर प्रेशर डाला जा रहा है आमिर फारूक साहब पे कि कल का जो फैसला हो, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, वो या वो सस्पेंड खुद कर दे या वो इसको रीट्रायल करे, व्हाटएवर, लेकिन और प्रेशर एग्जर्ट कर दिया गया है उस बेंच पे जो आमिर फारूक का है। उस पर भी पीटीआई बार बार इसरार करेगी उस बेंच पे ना बैठे, लेकिन इस तरह बंदियाल साहब से पीएमएलएन वाले इसरार करते हैं। एज वी स्पीक 2 जजेस पे पोजीशंस क्लियर हो गई हैं। पीटीआई वालों को किसी कीमत पे आमिर फारूक साहब काबिल कबूल नहीं है, पीएमएलएन और उनके इत्तेहादियों किसी भी लिहाज से चीफ जस्टिस उमर फ़याज़ बंदियाल साहब कबूल नहीं है। ये तो हो गया है डिवाइड। दूसरा ये नजर आ रहा है कि तीनों बड़े मामला, नैब की अमेंडमेंट्स का केस, आर्मी एक्ट, ऑफिशियल सीक्रेट्स आर्मी एक्ट, लगता है अब तीनों पे फैसले होंगे और सुप्रीम कोर्ट में होंगे। और इन तीनों के जो फैसले हैं उनका पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे बहुत डायरेक्ट और गहरा असर है, क्योंकि इनमें से एक फैसला नैब तरामीम का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा पीएमएलएन की लीडरशिप को और उनके जो इत्तेहादी हैं उन्होंने जो रिलीफ्स ली हैं, और जो दूसरे 2 फैसले हैं उनके ऊपर डायरेक्ट इम्प्लीकेशन आएगी मे 9 के तहत दर्ज मुकदमात में, जिसमें इमरान खान साहब के अपने मुकदमात हैं और उनकी पार्टी लीडरशिप के भी हैं। आपको पता है इस वक्त शाह महमूद साहब ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में भी रिमांड काट रहे हैं, असद उमर प्री अरेस्ट बेल के ऊपर हैं, बाकी ब्यूरोक्रेट्स भी सब कुछ है। ये तो है सिचुएशन इस वक्त। आज आर्मी चीफ ने भी नॉर्थ वजीरिस्तान में, जनूबी वजीरिस्तान में तकरीर करते हुए बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। शोधा की तो बात होती है और वो तो अंडरस्टैंडेबल है। उन्होंने ये कहा कि बाकी जो लोग रियासत के खिलाफ हैं उनके खिलाफ नहीं छोड़ा जाएगा, उकसाने वालों को भी नहीं छोड़ा जाएगा। अब ये फिर इसको एक मैसेजिंग समझा जा रहा है। अभी आपने देखा अली वजीर वाला केस चला है, ईमान मजारी वाला इशू अभी चल रहा है, उनको तो बेल हो गई है, लेकिन वो भी उकसाने में खाली बात यहाँ नहीं रुकती। उकसाने में फिर मे 9 और उसके भी जो सब्सिक्वेंट चीजें, इन सब पे असर है। सो एक बहुत बड़ा हम लगता है कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस एक नया बनने जा रहा है, उसमें आज हिस्सा डाल दिया। फिर आज प्रेसिडेंट साहब ने खत लिख दिया इलेक्शन कमीशन को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, उनको बुलाया है, दावत दी है आज या कल आप आके मुझे मिले और मुझे बताएं कि कब इलेक्शन की डेट अनाउंस हो रही है। अब ये उसमें भी एक बहस छिड़ गई है। जो इस साइड पे लोग हैं पीएमएलएन और दूसरे, वो कहते हैं कि जब कानून अमेंड हो गया इलेक्शन एक्ट, तो फिर उसके तहत अब सदर के साथ ना मशवरा लाजिम है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, ना उनको जाके बताने की जरूरत है। अब इलेक्शन कमीशन के पास पावर्स आ गई हैं। दूसरी साइड ये कह रही है कि आइन के तहत जो डेट्स अनाउंस करनी है वो प्रेसिडेंट का राइट था, तो कानून से सबसर्विएंट होता है आइन को, तो इसलिए आईनी तौर पर वो पूछ सकते हैं और इनको बताना जरूरी है। अब ये अनदर कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर बन गया है। फिर हम जा रहे हैं अदालतों की तरफ, और अदालत इतनी स्प्लिट हो गई भी है कि एक साइड, आज आपने बयानात भी सुन लिए चीफ जस्टिस उमर फ़याज़ के बारे में, तारड़ साहब वो इस तरह के तारड़ वो कहते रहे देखें उनको अपनी महबूब की कमी नजर आ रही है, इस किस्म के वर्ड्स यूज किए हैं। जो
फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब हैं, वो कहते हैं देखें एक चीफ जस्टिस हमें तलाव आता हमें उतारने पे एक वजीर आजम को, एक चीफ जस्टिस तलाव है एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को बचाने पे। लाइन्स आर ड्रॉन। ये बात कहाँ जाके रुकेगी? और साथ ही इन द मीन टाइम हमने आपसे 2 दिन पहले मैंने आपसे शेयर की थी बात कि पीपल्स पार्टी के भी सख्त दिन आने वाले हैं और PMLN के भी। और हमने देखा एक मंत्रा शुरू हो गया है पीपल्स पार्टी का, 90 दिन इलेक्शन नहीं चेंज होंगे। आज सिंध के उनके सदर ने निसार खोड़ो साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी में बात की, उनका डेलीगेशन जाके केटे के प्राइम मिनिस्टर से ही मुलाकात की, उनके जो 5, 6, 7 टॉप ब्यूरोक्रेट्स हटाए गए हैं सिंध डोमिसाइल वाले, उस पर बात हुई। मेरी इत्तला के मुताबिक मुकेश चावला जो मिनिस्टर फॉर एक्साइज एंड टैक्सेशन थे और आज से नहीं 2008 से चल रहे हैं, 1-2 दिन पहले वो कहीं बाहर जाने की उन्होंने ट्रैवल करने की कोशिश की, तो हमारी इत्तला के मुताबिक जराये के मुताबिक उनको रोक दिया गया है। शायद उनको नो फ्लाई लिस्ट के ऊपर, स्टॉप लिस्ट के ऊपर उनका नाम है। चावला साहब क्यों इंपॉर्टेंट है? वो इसलिए कि ये 2008 से रहे हैं। और अगर आप सोच रहे हो कि एक्साइज एंड टैक्सेशन क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद है 2-3 स्कैंडल्स भी हुए थे जो खास तौर पे शराब के लाइसेंसेस, ये वो जो अरबों रुपए के स्कैंडल थे, उनसे भी कुछ नाम मंसूब किया जा रहा है। जो पीपल्स पार्टी के इस वक्त 2nd और 3rd टियर के जो अफसरान है, मैं ग्रेड 22 की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो कलीदी लोग जो ग्रेड 20 और 21 की लुक्रेटिव पोजीशंस में थे, बहुत से लोग उम्रों पे जा चुके हैं और बहुत से लोग जाने की तैयारी में है। मेरी इत्तला ये भी है कि FIA को बड़ी सख्त हिदायत दी गई हैं कि आपने पूरी स्क्रूटनी करनी है एयरपोर्ट्स के ऊपर कि कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है, शनाख्ती कार्ड ये वो। सो ये जो 90 दिन का मंत्रा चल रहा है JUI का और पीपल्स पार्टी का, ये वैसे ही हवा में नहीं है, इसके रीजंस हैं। और ख्याल यह है कि अगर इलेक्शन टाइम पे हो गए तो हमारा कंट्रोल दोबारा कुछ बेहतर हो जाएगा, बार्गेनिंग पोजीशन बेहतर होगी। मैंने 21 तारीख को ये बात आपसे शेयर की थी, फिर मैं अपने गेस्ट का भी तारुफ कराता हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि नाज़रीन आप ये सुन लें कि हमने पीपल्स पार्टी पे क्या बात की थी। आने वाले दिन में आप देखेंगे कि ये जितना शिकंजा है, जितना सब कुछ है, ये सिर्फ PTI की हद तक नहीं है, ये इमरान खान की हद तक नहीं है। और जो बात आज वक्त नहीं है कि मैं नवाज शरीफ साहब की जो बात करूंगा, ये जो -2 की बात हो रही है, बड़ी सीरियस किस्म की बात हो रही है और जिसकी वजह से परेशानियां भी हैं। जो पीपल्स पार्टी का 90 दिन की ये बात और बहुत ज्यादा एम्फोसिस आ रहा है, ये मैं काफी हद तक आप इसको एनालिसिस के साथ खबर भी समझ लें कि कुछ सख्तियां आने वाली हैं। और शायद तारा साहब को नहीं इल्म होगा, आई डोंट हैव एनी रीजन टू इंटेंस, लेकिन उनकी टॉप लीडरशिप को अंदाजा है कि बाहर से जो सब अच्छा है वो शायद इतना अच्छा भी नहीं है। जी, -1 की बात नहीं है, -1 से आगे बात जा रही है। और अब ये लग रहा है कि ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन में आने वाले दिन में होगा द ऑफिस ऑफ पाकिस्तान के साथ। आप मेरी बात समझ गए। एनीवे, लेट मी इंट्रोड्यूस माय गेस्ट। हमें ज्वाइन किया हुआ है आरिफ हमीद भट्टी साहब ने। थैंक यू वेरी मच भट्टी साहब। हमें ज्वाइन किया हुआ है फवाद हुसैन ने, हमें गौर साहब ने ज्वाइन किया हुआ है जो वन ऑफ द लीड काउंसल्स भी हैं इमरान खान साहब के लिए, मिनिस्टर गौर ने। और हम अहमद बिलाल महबूब साहब से भी बात करेंगे जो पिलडैट के हेड भी हैं और ये तमाम मामले में तमाम लोगों की गहरी नज़र है। मैं आप सबकी इजाज़त से गौर ज़रा आपसे शुरू करता हूँ। ये मुझे बताइए कि मैक्सिमम रिलीफ क्या मिल सकती है खान साहब को सुप्रीम कोर्ट से, अगर कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट मामले को या रीट्रायल में भी भेज सकता है या ख़त्म भी कर सकता है? क्योंकि मुझे एक बहुत सीनियर जो गवर्नमेंट टीम के लोग हैं, जो इस वक्त फॉर्मर गवर्नमेंट टीम के PMLN के, लेकिन वो मौजूदा सेटअप में भी काम कर रहे हैं रेलिवेंट लोगों के साथ, इफ़ यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, उन्होंने मुझे कहा बड़े तंज़िया अंदाज में, मैंने उनसे पूछा कि क्या रिलीफ मिल सकती है। उन्होंने कहा जी कानून के दायरे में तो रिलीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही दे सकती है, लेकिन बंदियाल साहब कोई भी रिलीफ दे सकते हैं, लेकिन कानून के दायरे से बाहर वो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो अगर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट कल रिलीफ नहीं देती आप लोगों को, तो क्या मैक्सिमम रिलीफ सुप्रीम कोर्ट क्या दे सकती है और उसके पास क्या लीगल है? दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि जो आप लोगों ने इतना प्रेशर क्रिएट किया जस्टिस आमिर फारूक पे
और आज भी जो खोसा साहब ने मूव किया है कि जी तमाम केसेस ले लिए जाएं और पेशावर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, पेशावर हाई कोर्ट या लाहौर हाई कोर्ट में दी जाए, वो एक्चुअली कल के मुकदमे को इन्फ्लुएंस करने के लिए है। मालिक साहब थैंक यू। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि मैक्सिमम क्या रिलीफ हमें दी जा सकती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस वक्त जो हमारी अपील है, अपील तो अभी हियरिंग के लिए और फाइनल आर्गूमेंट्स के लिए फिक्स ही नहीं हुई है, लेकिन ये एक तरीक़ाकार है कि अपील के साथ आपकी तरफ से एक एप्लीकेशन आ जाती है हर एक्यूज की तरफ से, और वो ये है कि जी आप जजमेंट को सस्पेंड करें और मुझे बेल आउट कर दें। अब तो मैक्सिमम रिलीफ जो हमें हाई कोर्ट दे सकती है वो यही होगा, कल अगर कोर्ट समझती है कि ये जजमेंट सस्टेनेबल नहीं है और आईन और कानून की तकाजों को पूरा नहीं करती, तो ये सस्पेंड हो जाएगी और हमें मैक्सिमम रिलीफ ये होगा कि बेल ग्रांट हो जाएगी, तावक्त ये कि ये अपील का फाइनल फैसला हो जाए। जहां तक सुप्रीम कोर्ट का ताल्लुक है, तो सुप्रीम कोर्ट के सामने ये जो हमारी एप्लीकेशनें आई थी, ये उस हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ थी जिसपे के जुमरे में हाई कोर्ट ने इस मैटर को रिमांड कर दिया था एडिशनल सेशन जज साहब को। अब उसमें दो चीजें बहुत अहम थी, एक ये कि हमारा कहना ये था कि ये कंप्लेंट बेसिकली टाइम बार्ड था, और दूसरा ये कि ये कंप्लेंट जो जज साहब है इसके पास जुरिस्डिक्शन नहीं है, ये मैटर चल नहीं सकता। दो मरतबा इसको सुप्रीम कोर्ट ने रिमांड कर दिया था टू द हाई कोर्ट। आज सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि जब हमने रिमांड कर दिया था और एक मौका पे मुशर्रत हिलाली साहिबा और यही आफरीदी साहब पे मुश्तमिल बेंच ने बाय कंसेंट ऑफ द इलेक्शन कमीशन इस मैटर को रिमांड कर दिया था कि पहले ज्यूरिसडिक्शन पे बहस हो और उसके बाद मेरिट पे आप चले, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसका पूछा कि क्या हुआ था और हमने उनको इन्फॉर्म कर दिया कि चूंकि हाई कोर्ट ने उसको रिमांड कर दिया था दोबारा ट्रायल कोर्ट को और ट्रायल कोर्ट ने उस पर फैसला नहीं किया, इसलिए सबसे पहली बात होती है कि ज्यूरिसडिक्शन को डिटरमिन किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट यूं कर सकती है कि अगर हाई कोर्ट से रिलीफ नहीं मिल सकता तो ये जरूर है कि सुप्रीम कोर्ट खुद इसको समझे कि जी हम इसको सस्पेंड कर देते हैं और हमें वो सुप्रीम कोर्ट भी बेल आउट कर सकती है। अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट में ये जरूर है कि हमारी इस्तदा होगी, जिसपे आज मैंने एक एप्लीकेशन फाइल करवाई थी सुप्रीम कोर्ट में, और उस एप्लीकेशन में हमने ये इस्तदा जरूर की है कि हमारे खिलाफ 180 केसेस थे और उसमें हम बार बार पेश होते रहे और मोर देन 300 टाइम्स कोर्टों में पेश हुए, और जब कोर्टों में पेश हो रहे थे तो मैंने बेलों के लिए अप्लाई किया था और बेल प्री अरेस्ट थी। अब जब कन्विक्शन के बाद आए तो उसमें से कुछ बेल डिसमिस हो चुकी है, लिहाजा वो भी हमारे राइट प्रोटेक्ट किए जाए, तो ये भी पॉसिबिलिटी है सुप्रीम कोर्ट उसके बारे में भी कोई ऑब्जर्वेशन दे। तो ये जो आज सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस थी, इससे तो आपको हौसला मिला होगा जब उन्होंने कहा कि बादिर नजर आ रहा है कि बहुत जल्दबाजी की गई या मौका नहीं दिया गया। दूसरी साइड ये कहती है कि उस दिन जब आपको बुलाया है हमायूं दिलावर साहब ने, तो आप लोग कोर्ट में नहीं गए, आप लोगों ने बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उन्होंने तो बुलाया था लेकिन आप लोग खुद उनके आर्गूमेंट्स के लिए पेश नहीं हुए, तो क्या फिर वो मेरिट रहेगा कि जो कह रहे हैं कि आपको सुना नहीं गया? नहीं, बेसिकली ऐसा नहीं था मालिक साहब। हुआ यह था जब हाई कोर्ट ने इसको रिमांड करके दे दिया था तो पहले भी अदालत हमें हमेशा से 10-11 बजे सुना करती थी, उस वक्त भी 10:30 बजे हमने जाना था और एक बेल मैटर 2 लगी हुई थी नेब कोर्ट में, और नेब कोर्ट में जब हम जाते हैं तो हम पहले कोर्ट में दरखास्त दिया करते थे कि नेब कोर्ट से होकर के हम आएंगे, क्योंकि वहां भी 9 बजे का टाइम था, तो चूंकि केसेस ज्यादा होने की वजह से पहले वहां से बेल और अदालत खुद यहाँ कहा करती थी कि वहां से होकर के फिर आप आ जाए। जिस वक्त हम आ रहे थे उसके बाद तो ख्वाजा हारिस साहब की क्लर्क को उठाया गया था, तो जिसकी वजह से वो सुप्रीम कोर्ट चले गए और रजिस्ट्रार साहब के पास एक कंप्लेंट फाइल की गई कि मैं आज एक एप्लीकेशन फाइल करना चाह रहा था और इस तरह के एक इंसिडेंट हो गया था। लेकिन 12 बजे 12:15 बजे ट्रायल कोर्ट के सामने हम पेश हो चुके थे और ट्रायल कोर्ट को मेरे एसोसिएट ने पहले भी बता दिया था कि वी आर ऑन आवर वे और हम आ रहे हैं आपके सामने। लेकिन जिस वक्त जज साहब के सामने चले गए तो उन्होंने ये फरमाया कि मैं तो जजमेंट रिजर्व कर चुका हूं 12 बजे, और 12:30 बजे फिर जज साहब ने 30 पेज का जजमेंट सुना भी दिया, और उस दिन के जो ऑर्डर है उस ऑर्डर में हमारी अटेंडेंस को भी मार नहीं किया, जिस पे आज सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, सारे जजेस ने ऑब्जर्वेशन दी कि ये तो फंडामेंटल राइट का इशू है। हाई कोर्ट को, ट्रायल कोर्ट को इतनी जल्दी क्यों थी कि पहले तो आपने उसको पूरा सुना नहीं, दूसरी बात जो हाई कोर्ट ने आपके सामने एक एप्लीकेशन भेज दिया था कि पहले उस पर फैसला कर ले, वो भी फैसला नहीं किया और आपने उनका राइट भी स्ट्रक्चर किया था। आप कह रहे हैं तो गलत था कि आप लोगों ने वहां आर्गुमेंट्स नहीं दिए, ये फैक्ट्स अदरवाइज है। लेकिन
ठीक है, यानी आप लोगों का उसमें कोई कसूर नहीं था। एक कमेंट जरा आज मुझे और जरा क्लैरिफाई कीजिए, जो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि मुल्जिम यहाँ नजर नहीं आ रहा। क्या ऐसे मामलात में अगर एक कन्विक्शन हुई हो और वो जो है मुजरिम है इस वक्त तो लीगली और वो जेल में है, तो क्या ऐसे मामलात में वो प्रेजेंट होता है, कोर्ट में होना जरूरी होता है एप्लीकेंट का? नहीं, जब बेल जब मैटर होते हैं तो समटाइम कोर्ट उसको रिप्रोड्यूस करवाती है। बेल मैटरों में कन्विक्टेड भी को बुलाया जाता है ट्रायलों में, तो ऐसा समटाइम हो जाता है। लेकिन इस केस में तो फर्स्ट टाइम लगा था, इसलिए जज साहब ने तो चीफ जस्टिस साहब ने वैसी ही ऑब्जर्वेशन दे दी पता करने के लिए, क्योंकि ये बेसिकली क्वेश्चन था इलेक्शन कमीशन से कि अगर ये जजमेंट ऐसी है तो कहाँ है अक्यूज। वो कहने का मतलब ये था कि इलेक्शन कमीशन ही कहते यस वो जेल में। जस्ट पे चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर इतनी जल्दी थी तो ये अगर उन्होंने इस ऑर्डर पे अनाउंस नहीं किया था, ऑर्डर पे पहले पार्टीज को नहीं सुना था, तो जल्दी किस बात की। तो उस तनाजुर में चीफ जस्टिस साहब ने क्वेश्चन किया था। अच्छा, हमारे साथ ही रहिएगा। भट्टी साहब, आप ये चीजें देख रहे हैं, आपको नजर आ रहा है कि ये सब कुछ बातें कहाँ जा रही हैं। मुझे तो एक बहुत बड़ा स्टेलमेट होता हुआ नजर आ रहा है, बहुत बड़ा क्लैश होते हुए नजर आ रहा है, जहां पर जैसे मैंने शुरू में कहा प्रेसिडेंट साहब का जो लेटेस्ट लेटर है वो पहले एक नया इशू उठाएगा। पहले उनका उस ट्वीट ने एक नया मसला खड़ा कर दिया जब उन्होंने कहा मैंने साइन नहीं किया हुआ, तो वो एक मसला अब अदालतों में जा रहा है। आर्मी अमेंडमेंट एक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है। आज सदर साहब का नया खाता है, ये भी मामला डेफिनेटली कोर्ट के अंदर ही जाएगा, उस कोर्ट में जाएगा जिस चीफ जस्टिस को दूसरी तमाम सियासी जमातें और बाकी लोग नहीं मान रहे। उस चीफ जस्टिस की बातों को एस्टैब्लिशमेंट भी नहीं मान रही। अगर आज सुप्रीम कोर्ट कोई फैसले देगी और एस्टैब्लिशमेंट और ओन अप नहीं करेगी, बाकी लोग ओन अप नहीं करेंगे, तो 14 मई की तरह वो भी इंप्लीमेंट नहीं होगा। क्या अब हम एक परफेक्ट स्टॉर्म की तरफ जा रहे हैं जहां अल्टीमेटली ये मिलेगा तासुर 1 माह 1.5 के अंदर कि जी इस मुल्क में आइन नहीं रहा, कानून नहीं रहा, तो बस फिर अब कुछ और ही रहे? क्या हम एक परफेक्ट स्टॉर्म की तरफ जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मालिक साहब, आप और फाहद साहब मेरे से दोनों ही सीनियर हैं, काबिल एहतराम है। क्या इसकी तरफ जा रहे हैं? वो क्या ये फुलझड़ियाँ चल रही हैं कि मुल्क में अमन है? जिस मुल्क में आइन की हुक्मरानी ना हो, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के आर्डर पर इंप्लीमेंट ना हो, सदर पाकिस्तान ये कहे मेरा स्टाफ मेरी बात नहीं मानता, वो समरी आपको पता है इस वक्त है का? मैं आपको गुरु मान जाऊं, बताए वो है, वो तो कवरिंग लेटर प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने लगाना था, वो समरी पता करे कहाँ है। आप हुकूमती अपोजिशन यानी कि पीडीएम तसलसल है इस हुकूमत का, निगरान हुकूमत, वो चीफ जस्टिस पर अदम एतमाद कर रहे हैं, उनका हक है। पूरे पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी और नून लीग कमो बेशतर 30 से 40 साल इक़्तिदार में रहे, कमो बेशतर, और पीटीआई 3-3.5 साल रही। मैं ये नहीं कहता उनका दौर साफ था। आज पूरे पाकिस्तान में नैब किस जमात को गिरफ्तार कर रहा है, एफआईए किसको गिरफ्तार कर रही है, एंटी करप्शन किसको गिरफ्तार कर रही है, पुलिस किस जमात के घरों में छापे मार रही है। ये अच्छी बकौल इनके मुस्लिम लीग नून के या मोहतरमा मरियम नवाज साहबा के कि चीफ जस्टिस उनकी वकालत कर रहे हैं तरीके इंसाफ के चेयरमैन की, वो गिरफ्तार है, उनका वाशरूम 2 फुट दीवार है जो एडिशन सेशन जज दे रहा है, और पूरे मुल्क में उस जमात का क्रैकडाउन है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो कमो बेशतर 30 से 40 साल मुख्तलिफ अदवार में रहे, उनका एक शख्स अंदर नहीं है। दूसरी बात, मैं हमारे दोस्त हैं मोहम्मद मालिक, उन्होंने बकायदा टाई भेजी, मैं उनका मशकूर हूँ। शुरू होने वाला फाहद साहब ने तो अभी टी शर्ट नहीं भेजी, वो माशाल्लाह लुकिंग स्मार्ट। गुजारिश ये है, वो कह रहे हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग पे भी बुरा नहीं, नून लीग के तो शहबाज शरीफ साहब चले गए, हाँ पीपल्स पार्टी पे काम शुरू हो चुका है। 3 दिन पहले जो ब्यूरोक्रेट चेंज हुए, एक ब्यूरोक्रेट को, एक डॉक्टर है टी करके उसका नाम है, एन मौके पे उसने लंदन कॉल की, 2 ब्यूरोक्रेटों को चेंज करा दिया, ये माली मामला था इसमें ये रहे। तो भाई अभी तो नून लीग का तसलसल है। हाँ, पीपल्स पार्टी के साथ मेरी इतलात के मुताबिक मुबैना तौर पर हाथ हो गया है, इसीलिए वो चीख रहे हैं।
नवे दिन उन्हें भी पता नवे दिन में इलेक्शन नहीं होने। खुद मौजूदा निगरान साहब कह चुके हैं, इलेक्शन कमीशन साहब हुक्म सादर फरमा चुके हैं 14 मई तक तो हल्का बंदियां देखेंगे। तो इसमें नुकसान रहा है सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी नून लीग की मर्जी के मुताबिक A to Z। और 3 दिन पहले एक अहम तैनाती हुई, अहम तरीन तैनाती एक सूबे की, जाने से पहले 96, आपको पता ही होगा, आप माशाल्लाह समझदार हैं, वो अफसर अपने CM को सलाम करने की बजाय पहले 96 गया। कैन यू इमेजिन? उस वक्त तो वो वजीर आजम नहीं थे। हाँ, बहरहाल कल क्या होता है यकीनन अदालतों को आइन और कानून के मुताबिक करना चाहिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बताएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अगर तरीके साहब की फेवर करिए, पूरी लीडरशिप तो उसकी अंदर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहबान कहते हैं जाओ जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, हमारा क्यों वक्त जाया कर रहे हो। इसके बाद भी आपको कोई आर्गूमेंट है तो आप और फाहद साहब बरतानिया दौर के जर्नलिस्ट हैं। जब मैं बहुत छोटा होता था उस वक्त भी आप माशाल्लाह इतने ही थे। तो ये ना करें हम फकीरों को, फाहद साहब की रहनुमाई ले। फाहद क्या इस मुल्क में अब एक मेल्टडाउन, लीगल मेल्टडाउन कंप्लीट होता जा रहा है। सारे ऑफिस कंट्रोवर्शियल हैं। सदर का ऑफिस कंट्रोवर्शियल था, प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस कंट्रोवर्शियल था, अब तो खैर केयरटेकर आ गए हैं। चीफ जस्टिस का ऑफिस कंट्रोवर्शियल, चीफ मिनिस्टर्स कंट्रोवर्शियल। अब जो मामलात नजर आ रहे हैं, अब तो जो लेटेस्ट अब जितनी डेवलपमेंट्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लग ही रहा है कि एब्सोल्यूट मेल्टडाउन, हम परफेक्ट मेल्टडाउन में आ गए हैं। असल इश्यूज डॉलर 300 का हो गया, 320 का नहीं मिल रहा आज। मेरी इत्तला यह है कि इसी वीकेंड पे थर्सडे तक शायद 5-7 रुपए नेपरा और बिजली पे बढ़ाएगा। लोगों की तबाही फिर गई है कारोबारों की। इंडिया का मिशन चांद पे लैंड कर रहा है, ये तो है भारत में हो रहा। हमारी हर चीज हवा में उड़ रही, वो स्पेस में जब इसे चांद पे उड़े हैं, हम चांद की तरफ देख रहे हैं। हमारा हाल ये हुआ है, क्या अब हमें डेमोक्रेटिक सिस्टम का एब्सोल्यूट रैपिंग अप या फेलियर तो होता नजर नहीं आ रहा आपको? शुक्रिया मालिक साहब। मुझे लगता है कि आप और भट्टी साहब थोड़ा सा ज़्यादा घबराना शुरू हो गए हैं। वैसे तो आप दोनों के बड़े जो है वो स्ट्रॉन्ग नर्व्स हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि आज इतना ज़्यादा पैनिक क्यों फैला हुआ है। क्या वजह है कि आप दोनों को लग रहा है कि बिल्कुल एक क़यामत जो है वो, आप दोनों ने इतने इतने बड़े बहरान देखे, लेकिन मैंने इतना ज़्यादा घबराया हुआ ना मालिक साहब आपको कभी देखा है और ना ही कभी भट्टी साहब को देखा है। इसलिए मैं खुद थोड़ा सा परेशान हो रहा हूँ कि एकदम इतनी क्या क़यामत टूट गई। मेरे ख्याल में देखिए कोई कल का किसी को नहीं पता, लेकिन आज मेरे ख्याल में हम बिल्कुल भी उस स्टेज पे नहीं है जहां पे आप कह रहे हैं। हाँ, क्या हालात मुश्किल हैं, टफ हैं, बिल्कुल हैं, इसमें कोई शक नहीं है। क्या तमाम तर कानूनी जो सियासी मामलात हैं वो एक बार फिर अदालतों के सामने जा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल जा रहे हैं, उसी तरीके से जैसे कि माजी में जाते रहे हैं। क्या इलेक्शंस के टाइमिंग के ऊपर एक सवालिया निशान है? हाँ बिल्कुल है, लेकिन पहली बार नहीं हुआ। लेकिन ये कहना कि मेरे ख्याल में एक मुकम्मल एक ब्रेकडाउन ऑफ डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, वो मुझे तो उस तरीके से नजर नहीं आ रहा। देखिए जो 90 दिन का इलेक्शन का मामला है वो अदालत के सामने है, फैसला आ जाएगा। वो चाहे मौजूदा जो चीफ जस्टिस है वो ये फैसला सादर करेंगे या जो आने वाले हैं वो करेंगे। जब तक वो फैसला सामने नहीं आता और उसके रद्द-ए-अमल में हमें जो दीगर स्टेक होल्डर्स हैं, खास तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसने कानूनी तौर पर इलेक्शंस का इनकाद कराना है, उनका रिएक्शन हमारे सामने नहीं आता, तब तक मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा हम कबल वक्त जो है वो ये इतना ज़्यादा घबराना शुरू हो गए हैं। क्या सियासी जमातों के ऊपर प्रेशर है? बिल्कुल है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहली जमात है जिसके ऊपर इस तरह का प्रेशर आ रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, पहले भी हो चुका है। क्या PMLN या पीपल्स पार्टी वो पहली बार वो जमातें हैं जिनको एक सिस्टम में कुछ अरसे के लिए टेम्पररी रिलीफ मिल रहा है? नहीं, इससे पहले PTI को मिल चुका है। तो मालिक साहब और भट्टी साहब ये तमाम तर मामलात हम पहले देख चुके हैं, आप भी देख चुके हैं, तो फिर इतना ज्यादा घबराना। मैं एक पैटर्न का सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ। आपने कहा खासा वाली बात, घबराना नहीं, लेकिन मैं एक पैटर्न आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि अभी तक हमने देखा है कि PMLN की सिर्फ सेकंड टियर जो है वो कभी कभी रस्मन बात करती है,
टाइम पे इलेक्शन हो, कभी जावेद लतीफ साहब ने कह दिया, कभी फलाने ने कह दिया, दूसरे ने कह दिया, होने चाहिए, वक्त पे होने चाहिए। नवाज शरीफ साहब बिल्कुल साइलेंट हैं। उस पे क्या कहते हैं, मरीम नवाज साहिबा साइलेंट है, जो फर्स्ट ईयर की लीडरशिप है। एक ही बात होती, रस्मी सिलेक्शन होने चाहिए, जल्द होने चाहिए, 1-2 महीने डिले होती कि नहीं। हमें पैनिक नजर आ रहा है पीपल्स पार्टी में, हमें पैनिक नजर आ रहा है JUI में। कल उनके जो स्पोक्स पर्सन भी है, उन्होंने भी बात करते हुए ये कहा कि देखें जी, अगर ये इलेक्शन 90 दिन से आगे गए, फरवरी में ना हुए, तो फिर हो सकता है वही बयानिया पे सारे आ जाएं जिस पे इमरान खान है, और बेसिकली किसी को सुनाया जा रहा था। दूसरी तरफ जिधर सुनाया जा रहा था, उधर से स्टेटमेंट्स बड़ी क्लियर कैटेगोरिकल आ रही हैं कि उकसाने वालों को भी नहीं छोड़ा जाएगा, किसी और को नहीं छोड़ा जाएगा। चीफ जाके वहाँ पे फौरन ही मेड अ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, जब वो लैंड भी किए जनूबी वजीरिस्तान में, शातें हुई हैं, और हम देख रहे हैं कि रवैये सारे सख्त होते जा रहे हैं। फिर हम देख रहे हैं कि कोर्ट के रवैये भी सख्त होते जा रहे हैं। मेरा सवाल सिर्फ इतना ही है कि क्या, और जो असल मसला इकॉनमी का, वो बिल्कुल साइड पे हो गया, उस पर बात ही नहीं हो रही। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि क्या इंस्टीट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट बिल्कुल अब नजर नहीं आ रहा कि अब इंस्टीट्यूशंस का टकराव होगा? नहीं, देखिए, इंस्टीट्यूशन का टकराव अगर आप कहें कि जी मई में हुआ था या उससे पहले जो पंजाब के और KP के इलेक्शन से उनके हवाले से हुआ था, तो वो तो एक टकराव की एक सूरत हाल तो चल रही है। मैं जो आप दोनों के सामने आर्ग्यू कर रहा हूं वो ये है कि पिछले चंद दिनों में कोई इतनी बड़ी चीज नहीं हुई जिससे आप ये अखज़ कर लें कि एकदम जो है वो तमाम तर जो जमहूरी निज़ाम है उसको खतरा हो गया। देखिए, इलेक्शन की आप बात करें मालिक साहब, एक आइन कहता है 90 दिन, इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि जी हमें आइन के मुताबिक हमें 90 दिन से आगे चाहिए। अब क्या वो 90 दिन में होने हैं, या जो इलेक्शन कमीशन पोजीशन ले रहा है कि उनकी भी, वो भी कहते हैं हमारी भी आईनी पोजीशन है कि हमें डिलिमिटेशन के लिए और वक्त चाहिए, जिसका मतलब है तो हमारे पास इस टाइम 2 डेट्स आ रही हैं, या नवंबर इलेक्शंस के लिए अगर 90 दिन में, या मैं उसी पर नहीं। देखिए, मैं वही आ रहा हूं ना, मैं मालिक साहब एक सेकंड देखें, अगर तो सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि नहीं, अगर ये फैसला आता है कि नहीं 90 दिन में कराने हैं, तो फिर हमें देखना होगा कि वो 90 दिन में हो जाते हैं या वही होता है जो पंजाब के इलेक्शंस के साथ हुआ। नंबर 2 ये है कि लीगली तौर पर जो है वो ये आर्ग्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट के सामने आता है इलेक्शन कमीशन का कि नहीं जी हमें आप टाइम दें फरवरी तक। अगर उन्हें लीगली मिल जाता है टाइम, तो फरवरी तक भी इलेक्शन हो सकते हैं। फरवरी से आगे अगर आप जाते हैं, जहां पे आप एक उस अनचार्टर्ड टेरिटरी में जा रहे हैं जहां पे आइन की डायरेक्टली खिलाफ वर्जी हो रही है, वहां पे फिर मेरे ख्याल में घबराने का वक्त शुरू होगा। अभी मेरे ख्याल में नहीं है। हमें अहमद बिलाल साहब ने भी ज्वाइन किया है, बिल्डेट के हेड है, उसके बाद मैंने गौर साहब के पास। अच्छा, अभी लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है। गौर साहब मुझे ये बताएं, लीगल पोजीशन अब अभी मुझे इत्तला आई है कि कोयटा का मर्डर केस जिसमें इमरान खान साहब नॉमिनेट हुए हुए थे, वो भी चीफ जस्टिस साहब ने कल सुप्रीम कोर्ट ने उसको लगा दिया है। नहीं मालिक साहब, ऐसी बात नहीं है। बेसिकली ये तो एक पिटीशन फाइल हो गई थी बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में अक्सर ऐसी पिटीशनें पहले भी आती रही है कि एक मर्डर केस में इन्वॉल्व किया जा रहा है, और वहाँ पर जो पहले से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी थी और उसके जो हालात थे उसके पेश नज़र डायरेक्टली पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल हो गई थी, और सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट ये की गई थी, उसमें प्री अरेस्ट बेल और उसमें जो काउंटर टेररिज्म के प्रोविजन थे और सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट के मुताबिक। लेकिन ये केस एक और बेंच है यही आफरीदी साहब की, वो सुन रहे थे, और कल वाली जो डेट है ये तो खान साहब के अरेस्ट के 2 दिन बाद, ये डेट पहले से कोर्ट ने खुद दे दी थी, और यही एक जजमेंट थी जो हम बाकी कोर्टों में रेफर कर रहे थे कि देखो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये ऑब्जर्व फरमाया कि अगर कोई जेल में चला जाता है तो जरूरी नहीं है कि हम उसकी प्री अरेस्ट बेल को करें। तो कल जो केस के लिए आज जजमेंट आई है, काज लिस्ट में आया है, ये तो पहले से तयशुदा था। तो ऐसी बात नहीं है कि उमर ताबंदियाल साहब कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी हमारे केसेस सुन लें। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं हमारी तरफ से कोई ऐसी एप्लीकेशन है, नहीं हमारी तरफ से कोई ऐसी रिजर्वेशन शो की गई, और नहीं कभी करेंगे। हमें पूरे सुप्रीम कोर्ट पे एतमाद है। कोई भी जज हो, चाहे वो काजी साहब है या कोई भी और जजेस है, नहीं सुप्रीम कोर्ट में कभी ऐसी एप्लीकेशन आई है कि हमें जजेस पे रिजर्वेशन है। ये शायद ये दूसरी साइड है जो कभी कहती है कि फुल कोर्ट बनाओ, लेकिन साथ ही ये कहती है कि नहीं फुल कोर्ट, लेकिन ये जजेस नहीं।
ये बताइए, आपको जस्टिस आमिर फारूक साहब पे, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे एतबार क्यों नहीं है? क्यों आप हटाना चाहते हैं उनसे अपने तमाम मुकदमा? उन्होंने तो अब माजी में आपको रिलीफ भी दी, उन्होंने ही ट्रायल कोर्ट को हुक्म दिया था कि दोबारा सुने और ये मामला उस पर चीज़ें ठीक करें। क्यों आप वो मसला भी एक चल रहा है अभी, जिसपे आप लोगों ने कहा कि वो उन्होंने कोई अपने फेसबुक वगैरह पे ऐसी बातें की हुई थी, वो भी अभी बात अलहदा एक चल रही है। सिर्फ वही एक वजह है कि कोई और वजह भी है? नहीं, आमिर फारूक साहब की कोई ऐसी नहीं है, न फेसबुक की बात है, न कोई अदर कोई ऐसी बात कभी नहीं है, न हुई है। वो एक्चुअली ट्रायल कोर्ट से रिलेटेड था, जो दूसरी वाली आमिर फारूक साहब के सामने पेश होते रहे और सारे केसेस उन्होंने सुने हैं। जहां तक आज सॉरी, वो तो हुमायूं दिलावर साहब जी जी, लेकिन जहां तक आज की एप्लीकेशन का ताल्लुक है जो प्रोवाइड कर दी गई है, तो वो तो आर्टिकल 186A के मुताबिक है, और ये तो आईन खुद प्रोवाइड करता है कि जो पार्टी चाहे कि एक्सपीडिएंट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, क्योंकि बड़े सारे केसेस है जो लाहौर हाई कोर्ट में पेंडिंग है, और लाहौर हाई कोर्ट में इनसे रिलेटेड जो हमारी पिटीशन है पेंडिंग है, और वो ज्यादातर टेररिज्म से रिलेटेड है, आर्मी कोर्ट्स वगैरह से रिलेटेड है, और वहां पर ऐसी पिटीशन भी फाइल हुई है कि मेरे जो हमें एट्रीब्यूट हुआ है वो तो सिर्फ ये एट्रीब्यूट हुआ है कि आपकी ईमा पे सारा कुछ हुआ है, और उसमें लाहौर हाई कोर्ट ने एक लार्ज भी बनाया है। तो इसलिए हमारी कोशिश है कि ये में रिक्वेस्ट किया है रिक्यूज, जस्टिस आपको रिक्यूज करे। मैं वो ठोस वजूहत जानने की कोशिश कर रहा हूं कि कौन सी इतनी बड़ी वजह है कि आपको चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे बिल्कुल एतबार नहीं है। आपने उनको कोर्ट में रिक्वेस्ट की कि अपने आप को मुकदमे से अलग करें। खोसा साहब ने कहा है कि हमारे सारे केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ले लीजिए। तो इतनी बड़ी वजह क्या है जस्टिस आमिर फारूक की कि आपको उन पर बिल्कुल एतमाद नहीं है? आई जस्ट वांट टू नो। उस वक्त जो एप्लीकेशन दे दी गई थी उसकी अपनी वजूहात थे, वो उस एप्लीकेशनों में लिखी गई थी, लेकिन चूंकि ट्रायल कोर्ट जब आप सुपीरियर जुडिशरी को कहते हैं कि फॉर दीज रीजंस आप ना सुने, तो आप सिर्फ उस जज के नोटिस में लेके आते हैं, और ये जज की सवाबदीद है कि वो केस से अलग हो जाए या ना हो, अनलाइक दी लोअर जुडिशरी जिसके पास है। तो उस पर उसी वक्त ये ऑब्जेक्शन ले लिया गया था, और उसके बाद हम प्रोसीड कर चुके थे। अभी जो जजमेंट आई है तो हमारा यही है कि हम कंसंट्रेट करते हैं इस जजमेंट पे। कोई भी जज इस मैटर को सुनेगा तो इसमें इतनी इलीगलिटी कमिट हुई है, इतनी ड्यू प्रोसेस की वायलेशन है कि वो कोई भी जज सुनेगा तो उसको ये इलीगलिटी बज़ाहिर नजर आएगी और वो होगा। और अभी का जो बेंच है वो एक डीबी का बेंच है, हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ताला हमारे साथ इंसाफ होगा कल। तो आपको वैसे जस्टिस आमिर फारूक पे एतमाद है? सर, हम उनके सामने पेश होते रहे, कल भी हमने उनके सामने प्रेजेंट कर दिया था और पेश हुआ, और कल भी इंशाल्लाह ताला उनके सामने पेश होंगे। नहीं, वो तो आपकी मजबूरी है ना, वो तो कोर्ट ने वो तो आपको बुलाएंगे, आपको जाना पड़ेगा। मेरा सवाल ये नहीं है कि आप उनके सामने पेश होंगे या नहीं होंगे। मैंने आपसे ये पूछा जिसको मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, ये कोई ट्रिक क्वेश्चन नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जैसे जस्टिस बंदयाल साहब हैं, उन पे PMLN वाले खुल के बात करते हैं कि जी वो तो इमरान खान को अपना महबूब समझते हैं, वो इस तरह करते हैं, बड़ी डिरोगेटरी बातें भी करते हैं, लेकिन वो खुल के कहते हैं कि हमें एतबार इसलिए नहीं है क्योंकि ये उनकी साइड लेते हैं, उनको रिलीफ देते हैं और नाजायज काम करते हैं। मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि कैटेगोरिकली आप लोगों का एतराज है क्या जस्टिस आमिर फारूक पे, या नहीं है, या आपको पूरा एतबार है? देखो, इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल हुई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये सारे केसेस फॉर दीज रीजंस, दूसरे हाई कोर्टों में वही एप्लीकेशन हमारी पेंडिंग है। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोई भी ऐसी एप्लीकेशन नहीं है कि हमारा केस आमिर फारूक साहब ना सुने, ऐसी कोई दरखास्त हमने नहीं दी है एज ऑफ टुडे। तो कल अगर उसके सामने हियरिंग होगी तो बिल्कुल प्रोसीड होगी। अभी तक वो एप्लीकेशन हमने कोई ऐसी नहीं दी है। अच्छा, मुझे भट्टी साहब ये बताएं, फाद ने हम दोनों पे सवाल था दिया, उसने कहा आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं यार, आप लोग नाजायज परेशान हो रहे हैं। और मुझे आप बताएं क्या हम नाजायज परेशान हो रहे हैं? क्योंकि मुझे फ्रैंकली लग ये रहा है कि हम एक बहुत बड़े जिसको कहते हैं ना दलदल में फंसते जा रहे हैं, जिसमें जुडिशरी इन्वॉल्व हो जाए, हुई भी है, जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं, और शायद ये इतने सवालात उठ जाने हैं कि शायद अदालतों में ही फैसले ना हो पाए फरवरी तक।
और अगर अदालतों में मामले फंसे रहे और फरवरी की लाइन भी गुजर गई, जो हमने खुद एक रेड लाइन बनाई हुई कि देखें सेनेट का इलेक्शन होना बड़ा जरूरी है, अगर नेशनल असेंबली का नहीं हुआ कौन सी क़यामत आ गई। प्रोविंशियल असेंबलीज का हमारा ख्याल था क़यामत आएगी, नहीं आई। खुद चीफ जस्टिस साहब ने खुद कहा मैं तो कंटेम्प्ट करना चाहता था, मेरे ब्रदर जजेस ने मेरा साथ नहीं दिया। तो क्या ये हमारे दिमाग में अपनी लाइन हमने खुद बनाई हुई है कि सेनेट का इलेक्शन ना आया तो क़यामत आ जाएगी, या ये भी गुजर जाएगा? और अगर फरवरी में इलेक्शन नहीं होते तो फिर क्या इलेक्शन होते नजर आ भी रहे हैं आपको? मालिक साहब, एक तो मैं फहद साहब का बड़ा दिल से मशकूर हूं कि उन्होंने हमारे घबराए हुओं को थोड़ी सी तसल्ली दी। एक दीवाना आदमी भंवर में फंसा हो तो उसको कोई किनारे की खुशबू दे, इस सिलसिले में मैं पानी पी लूं कि इसका मतलब है इतना दिन बुरे नहीं है। ये अब थोड़ी सी घबराहट कम हुई। अब घबराने की जो वजूहात है बादिउल नजर में, मुसलसल 15 साल हो गए जमहूरियत को, मुसलसल 8 से 13 तक पीपल्स पार्टी, 13 से 18 तक नून लीग, 18 से 23 तक पाकिस्तान तरीके इंसाफ और 13 जमातें पीडीएम। इन तीनों में नवाज शरीफ भी मेरे सियासी लीडर, जरदारी साहब भी मेरे सियासी लीडर, इमरान खान सॉरी तरीके इंसाफ के चेयरमैन भी सियासी लीडर। इनमें कोई ज़ियाउल हक नहीं जो 90 दिन के लिए आया था और 11 साल गुजार गया। मैं कैसे कहूं आईनी और सियासी बहरान नहीं है? एक जमात हजारों की तादाद में जेलों में है। 11 अगस्त से लेकर 13 अगस्त तक लाहौर में 5,500 घरों में छापे मारे गए। सुप्रीम कोर्ट की कोई मिसाल मोहम्मद मालिक और मोहम्मद फाहद हुसैन साहब बताएं कि आज तक ऑर्डर किया और उस पर इंप्लीमेंट ना हुआ हो। आप कह रहे हैं 6 फरवरी को जाए क्यों? और ये आईनी तौर पर पाबंद है 90 दिन में इलेक्शन कराने के। आईनी तौर पर पाबंद नहीं है तो तमाम आईनी माहिरीन आ जाए, उन्हें कहें जो पंजाब और केपी की हुकूमत है 90 दिन की बजाय 190 दिन गुजर गए। जब आप आइन को नहीं मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेंगे, एक जमात सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को नहीं चले, वो पीटीआई यकीनन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मोहतरम आमर फारूक पर तनकीद करते हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून कहती है सजाद अली शाह पर हमला नहीं, सिर्फ 30 सेकंड, सिर्फ 30 सेकंड, सिर्फ सजाद अली शाह पर कोर्ट पर हमला, आसफ सईद खोसे पर तनकीद, साकिब निसार पर तनकीद, उमर अताब बंदयाल पर तनकीद। क्या अब जस्टिस क्यूम कहां से आएगा? नहीं आ सकते। मैं और आप और मेरा भाई जिन्होंने मुझे एक अरसे से काफी नहीं बनाई, फहद हुसैन भी जस्टिस क्यूम को नहीं कोई जिंदा कर सकता। अब ये जैसे भी है, यकीनन अदालतों पे हम सब का एतमाद होना चाहिए, लेकिन उन्हें देखना चाहिए कहीं उनसे भी तो ऐसी चीज नहीं हो रही कि कोई सियासतदान अदम एतमाद क्यों कर रहा है। एक ही सवाल है जो आप को भी अपनी रविश अपना। पहले मैं आपको कर रहा हूँ सवाल, मुझे आपने भट्टी साहब, मेरा एक सवाल आपसे, फिर यही मेरा सवाल फात के पास में लेके जाऊंगा मुख्तसर जवाब। ये जो हाफिज अब्दुल्ला ने कल कहा, इंटरव्यू उनका चल रहा था, हाफिज अब्दुल्ला साहब ने कहा कि देखें अगर इलेक्शन ना हुए, डिले हुए और ये हुआ वो हुआ, तो ये ना हो कि बयानिया जो इमरान खान का है यही बयानिया दूसरी सियासी जमातें भी अपनाएं। यानी कि बेसिकली उन्होंने सजेस्ट ये किया इस्टेब्लिशमेंट को कि फिर अभी आपको एक बंदे से डील कर रहे हैं, फिर आपको हमारे से भी डील करनी पड़ेगी एज मुखालफत के तौर पे। बहुत से लोगों का ख्याल ये है कि जो मर्जी हो जाए, पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ ये कभी भी इमरान खान के साथ इस मामले पे नहीं मिलेंगे इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ या उसके, क्योंकि वो हर कीमत देने पे तैयार है कि अगर इमरान खान सियासत से निकल जाएं, उनकी पार्टी तबाह हो जाए और उसके बदले अगर हमें साल 2 साल 3 साल की ब्रेक भी लेनी पड़े तो हम वो कीमत देने पे तैयार हैं, क्योंकि हमारे से नहीं टूटनी पीटीआई, हमारे से नहीं गिराया जाना है इमरान खान। आपके ख्याल में क्या ये सिर्फ खाली धमकी है कि जब तक इमरान का परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकालती इस्टेब्लिशमेंट, क्या आपको ये पॉसिबिलिटी नजर आती है कि पीपल्स पार्टी, जेयूआई वगैरह ये या पीएमएलएन ऑल्सो इमरान वाले बयानिए पे मिलकर खड़े होंगे किसी के खिलाफ? देखें, जब तक तरीके इंसाफ का पंजाबी कहते हैं बी मुकाना, ये एक सियासी जमात की ख्वाहिश है और मैं जानता हूँ नहीं होती
ये धमकियां देंगे और अंदर आने अंडर द टेबल गुफ्तगू शुरू भी हो गई है, क्योंकि पीपल्स पार्टी सख्त नाला है, इसमें कोई शुबा नहीं। लेकिन जैसे ही उनके लिए नरम हाथ होगा, और जिसकी उम्मीद है मुझे हो जाएगा, बात भी शुरू हो गई है, मैं कह रहा हूं बात शुरू हो गई है, मैं कह नहीं ना होगी अभी, तो ये चुप कर जाएंगे। और इलेक्शन मुझे बादिउल नजर में नजर नहीं आ रहे इलेक्शन कमीशन नून लीग मुकम्मल तौर पर है। अगर मोहतरम नवाज शरीफ सब नहायत काबिल एहतराम अपने सगे भाई के 16 माह में पाकिस्तान नहीं आए, तो उनके भाई पाकिस्तान आने की बजाय लंदन चले गए, तो इसका मतलब है उन्हें पता है कोई 1.5-2 साल का रेस्ट मिल सकता है, 6 महीने तो मिनिमम है ही। ये तो छोड़े आइन की क्या बात है यार, आइन टूटता छूटता रहता है, एक्टेबल है। ये बड़े लोगों के लिए आइन तोड़ना कोई शीशा नहीं, आप और मेरे से गिलास टूट जाए तो सदा है, इनके लिए आइन टूट जाए तो सदा है। बाद आपके ख्याल में कोई पॉसिबिलिटी है कि अगर इलेक्शन फरवरी से आगे जाते हैं या नहीं होते तो ये टीम अप कर सकते हैं आईके के साथ? आपको क्या इस तरफ धमकी नजर आ रही है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल मालिक के इस तरह हो सकता है। देखिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उन जमातों में जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, जिनको ये सूट करता है कि इलेक्शन थोड़ा आगे जाएं, तो मेरे ख्याल में ये कोई पत्थर में लकीर नहीं है। आप वो अलग बात है कि अगर इलेक्शन फरवरी से आगे जाने हैं तो बहुत सारी रेड लाइंस क्रॉस होंगी, और जिसने भी उन रेड लाइंस को क्रॉस करना है, वो मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं कर सकते, लेकिन उसकी फिर जो एक कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मेरा तो ख्याल है कि जो भी ऑब्जेक्टिव्स हासिल करने हैं लोगों ने, चाहे वो पीटीआई के हवाले से हो या जिसके हवाले से भी हो, अगर वो फरवरी तक वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाते हैं तो फिर आपको और ज़्यादा आगे जाने की और अपनी ज़्यादा कीमत चुकाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में जो आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है, मैं तो बिल्कुल क्लियर हूँ, एंड यहाँ पे मैं आपसे इत्तेफाक करूँगा कि मेरा नहीं ख्याल कि पीएमएलएन या पीपल्स पार्टी में से कोई भी पीटीआई के साथ या इमरान खान साहब के साथ हाथ मिलाना चाहेगा एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, क्योंकि इस वक्त उनके लिए पीटीआई और इमरान खान जो है वो कहीं ज़्यादा बड़ा खतरा जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं बमुकाबले एस्टैब्लिशमेंट के। तो ऐसा होता हुआ मुझे बिल्कुल नामुमकिन सी बात लग रही है जो आप कह रहे हैं। एक क्विक सवाल है दोनों से, वक्त थोड़ा है। अगर इमरान खान साहब को रिलीफ मिलता है, उनको सेंटेंस सस्पेंड हो जाता है, बेल मिल जाती है, पॉलिटिकली ये कितना बड़ा धक्का होगा उनके सियासी मुखालफीन के लिए और एस्टैब्लिशमेंट के लिए? देखिए, बादिउल नजर में इमरान खान इस वक्त, मैं पहले जवाब देता हूं, फिर भट्टी साहब आज इस वक्त मेरे ख्याल में ये अच्छा सॉरी सर जी फाहिद भाई, बहुत बड़ा झटका नहीं होगा, क्योंकि हाँ फाहद, पहले आप दे दें जवाब जल्दी। चले मैं खत्म कर लेता हूं क्विकली। ओके, देखिए मेरे ख्याल में ऐसा अगर हो भी जाता है कोई, तो ये एक आर्जी रिलीफ होगी, क्योंकि ये जो तमाम तर मामलात पिछले 3-4-6 महीने में हमें नजर आ रहे हैं, ये आइसोलेटेड इंसिडेंट्स नहीं है, ये हमें एक ट्रेंड नजर आ रहा है, और वो ट्रेंड रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा। हो सकता है कोई थोड़ा कहीं रिलीफ आ गया, कोई थोड़ी सी एक रिप्रीव मिल गई, लेकिन वो जो ट्रेंड है वो बिल्कुल क्लियर है और वो उसी तरह चलता रहेगा, चाहे ये आर्जी रिलीफ मिले या ना मिले। भट्टी साहब, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? जी भट्टी साहब, देखें, वो मकबूलियत के आज इस वक्त तक अरूज पे और 2/3 मेजोरिटी तमाम सर्वे बताती है, उन्हें हो सकता है एक सीट भी ना मिले, लेकिन ये रिलीफ नहीं होगा। 170 मुकदमात है। नैब ने कल शाम एक अहम तरीन शख्सियत से मुलाकात की और FIA ने भी की साइफर के इशू पे, कि अगर इमरान को रिलीफ मिलता है, वो केस सस्पेंड होता है, तो उन दोनों में से कोई एक गिरफ्तारी डाल देगा। 170 मुकदमा है, हफ्ते में 2 छुट्टियां होती हैं, कम से कम 3 साल हर बेल के लिए इन्हें जाना पड़ेगा हर अदालत में, मासवाए कि सुप्रीम कोर्ट एक ही जज के पास क्लब कर दे सारी जगह। अदरवाइज बज़ाहिर तरीके इंसाफ के लिए कोई रिलीफ नहीं है जहां से रिलीफ मिलते हैं। अगर नैब वाले कवानीन उड़ा देती है सुप्रीम कोर्ट, पीपल्स पार्टी का हमें नजर आ रहा है कि फंदा टाइट हो रहा है, चीजें टाइट हो रही हैं, नैब का भी अगर हो जाता है, आपको अगर इलेक्शन अगर होते हैं तो ये -1 से -2 से -3 होता नजर नहीं आ रहा?
मुझे इलेक्शन होते नजर ही नहीं आ रहे। जो नई पोस्टिंग हुई है, मैंने गुजारिश की है चेक करें। आप इस्लामाबाद से गए हैं, लेकिन आपके अगर हो रूल्स जाए, हैं। अगर बहुत बड़ा एफआई और नैब हुकाम किन से मिला, किसको यकीन दहानी कराई कि वो बाहर नहीं आएगा तरीके इंसाफ का चेयरमैन? डोंट वरी, रिलैक्स, टेक। फॉर लास्ट क्वेश्चन 10 सेकेंड्स, क्या हम -1 के बजाय -2, 3 तक भी नजर आ रहे हैं हमें? नहीं, मेरे ख्याल में थोड़ा सा ये प्रेमेच्योर है बात करने को। अभी ये बहुत एक्सट्रीम केस हो जाएगा अगर ये -2 और -3 हुए बगैर ही तमाम तर हदफ अगर हासिल हो जाते हैं, तो फिर शायद बात यहां तक, नौबत यहां तक पहुंचे ही ना। ठीक है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने बातें सुनी। कल बड़ा ही इंपॉर्टेंट दिन होगा, बिकॉज जो भी फैसला आएगा उसके बाद, जैसा अभी हमारे दोस्तों का तो ख्याल ये है कि एक टेम्पररी रिलीफ होगा, ये कोई परमानेंट नहीं होगा। लेकिन ये भी एक जो उनकी पार्टी है खान साहब के लिए और उनके जो लॉयलिस्ट हैं, फॉलोअर्स हैं, उनके लिए बहुत बड़ा मोरल बूस्टर होगा। और जो सबसे बड़ी अभी तक कोशिश चल रही है पीडीएम वाले जो लोग थे बाकी, कि मोरल तोड़ा जाए। पार्टी खाली ऑफिसर्स तोड़ने से फंक्शंस नहीं होती, मोरल तोड़ने से होती है। ये जो मोरल बूस्टर अगर मिलेगा, चाहे वक्ती तौर पे हो, ये शायद बहुत की चीजें जो अभी आगे गई हुई हैं इनको फिर एक धचका लगे। तो मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल उनको एडवांटेज होगा। बट हैविंग सेड दैट, आने वाले दिनों में लग रहा है कि तमाम सियासी बड़े मामला सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं और वहीं पे हल होगा। सुप्रीम कोर्ट खुद कंट्रोवर्शियल है। 20 दिनों के बाद 16 सितंबर को वहां पे चेंज ऑफ कमांड हो रही है। उसके बाद क्या होगा? क्या इन मुकदमात में बार बार जस्टिस मंसूर अली शाह दूसरे एतराज उठा चुके हुए हैं कि ये जो बेंचेस बन रहे हैं इन पे बहुत बड़ा लीगल क्वेश्चन है। क्या फिर हमें एक और राउंड नजर आएगा कि जो नई सुप्रीम कोर्ट होगी चीफ जस्टिस के बाद, नए चीफ जस्टिस के बाद, क्या वो इन तमाम मुकदमात को दोबारा खोल सकती है? क्या ये इतना बड़ा एक मुकदमात का सिलसिला चलेगा कि जमहूरियत और बाकी चीजें बैक बर्नर पर चली जाएंगी? इन द मीन टाइम पेट्रोल की कीमतें आसमान पे, महंगाई आसमान पे, लॉलेसनेस आसमान पे। एक परफेक्ट स्टॉर्म मुझे तो नजर आ रहा है। और जैसे भट्टी साहब कहते हैं कि आपका ख्याल है अभी हम जा रहे हैं, मुझे एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेल्टडाउन भी नजर आ रहा है। ये दोनों चीजें बड़ी खतरनाक है और इनको अगर अभी सद्भाव न किया गया तो हालात काबू से बाहर हो सकते हैं इन डेमोक्रेटिक टर्म्स। वरना सोल्यूशन तो हर चीज के होते ही हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।